सी इंटर का चैप्टर 4 स्टार्ट करें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, कंपनीज का बैलेंस शीट पीएल कैसे बनाना है एज पर कौन सा शेड्यूल 3। थ्री। पहले जो था कंपनीज एक्ट 1956 था, तब रिवाइज शेड्यूल 6 हुआ करता था। अभी कंपनीज एक्ट 2013 में ये शेड्यूल 3 है। ओके, तो फॉर्मेट तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, अभी डायरेक्टली जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे भी कर लेंगे हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे जो तुमको पढ़ना है क्या है, देखो नॉर्मली जब फाइनल अकाउंट्स हम लोग करते हैं 11 क्लास फाउंडेशंस में, 11 12 में, बीकॉम में भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स किए थे। तो फाइनल अकाउंट्स का जो ट्रांजेक्शन्स था, जो एडजस्टमेंट वगैरह करते थे, वो तो यहाँ भी करना है। बट यहाँ पे और क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दिमाग में रख के करना है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो डिस्क्लोजर होगा बैलेंस शीट का, पीएल अकाउंट का, ये नॉर्मल जो हम लोग टी। ओके, तो बेसिकली अभी हम लोग क्या शेड्यूल 3, इसमें बेसिकली जो हमको फोकस करना है वो ये है कि सर मैनेजरियल रेमोनरेशंस जो होता है एज पर कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर लोग का, वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये नया तुम लोग सीखेगा यहाँ पे। इसको तुम लिंक कर सकता है तुम्हारा कंपनीज एक्ट में, जो डायरेक्टर चैप्टर है देखना, वहाँ पे डायरेक्टर रेमोनरेशन वो एक चैप्टर होगा। एक्चुअली हम लोग टाइम में सीए फाइनल में था, अभी शायद तुम लोग इंटर में दिया होगा। ठीक है, फिर डिविडेंड का ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करना वो देखेंगे, फिर लास्ट में बैलेंस शीट पीएल वगैरह। तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ कंपनी वगैरह ये तो तुम लोग को आता ही है। तो जस्ट हम एक चीज़ बताने चलते, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, एनी आइडिया? सर लिमिटेड टू शेयर पढ़े थे। गारंटी मतलब ये होता है कि जहाँ पे तुम्हारा जो शेयर होल्डर है ना, ठीक है, वो बोलता है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ इज वाइंडिंग अप। जब सपोज तुम्हारा कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, मतलब लिक्विडेशन होता है, एक टाइम पे तो कंपनी, अगर मैनेजमेंट चाहे तो कंपनी को लिक्विडेट करने पड़ सकता है, राइट। तो जब कंपनी को लिक्विडेट करेंगे तो हो सकता है उस टाइम में कुछ शॉर्टफॉल हो पैसा का, मतलब क्रेडिटर को पे करने में शॉर्टफॉल हो, लाइबिलिटी पे करने में शॉर्टफॉल हो, तो हम, तुम बीइंग अ शेयर होल्डर, यू गारंटी देता है तुम कि हम, मेरा गारंटी कितना होगा, इतना इतना, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। गारंटी मतलब वो भी क्या, तुम पहले से बता दिए कि अगर वाइंडिंग अप होगा तो हम सर इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, न मेंबर का जो लाइबिलिटी कितना है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। बाय द मेमोरेंडम, एक होता है मेमोरेंडम एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता दिया गया है कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप अगर हुआ तो मेंबर रेस्पेक्टिव जो शेयर होल्डर है, किसका कितना लाइबिलिटी है, तो दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेम है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब तुम जितना शेयर होल्ड किया उसका वैकेंसी में जो तुम्हारा अनपेड है। अब सपोज हम शेयर जब इशू करते, तुम लोगों को पता होगा कि एप्लीकेशन के टाइम में कुछ पैसा मांगे, अलॉटमेंट के टाइम में कुछ पैसा मांगे, फिर जाके फाइनल कॉल, लास्ट कॉल होता है। अब सपोज 10 रुपये तुम्हारा इशू, 12 रुपये इशू प्राइस था, उसका फेस वैल्यू था 10 रुपया, तो प्रीमियम 2 रुपया था। तो हम तुम में से कॉल किए, कितना, क्या कॉल पेड अप हो गया तुम्हारा 8 रुपया, अभी भी 4 रुपये इसका मतलब पेंडिंग है। तो अगर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ तो हम 4 रुपये तुमसे क्लेम कर सकते हैं ना। तो तुम्हारा लाइबिलिटी कितना है, जितना हम शेयर्स परचेस किए उतना ही है। दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इस मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड, जितना तुम्हारा अनपेड है बस तुम्हारा उतना ही लाइबिलिटी होना चाहिए। बट इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी मतलब तुम वहाँ पे बता दे रहा है कि अगर वाइंडिंग अप होगा तो हम इतना कंट्रीब्यूट कर सकते, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जो तुम्हारा अनपेड अमाउंट है, जो तुम्हारा जितना तुम शेयर्स परचेस किया, यू बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, यू हैव सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ सम कंपनीज, जो तुम्हारा अनपेड अमाउंट है वही तुम्हारा लाइबिलिटी होगा, राइट। फॉरेन कंपनी क्या होता है, जस्ट रीड करें ना, कुछ नहीं, सिंपल से, फॉरेन कंपनी मतलब अगर इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, एक कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया का बाहर का इनकॉर्पोरेट हुआ है, दैट इज इन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है, इंडिया का बाहर इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, बट इसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर कोई एक्टिविटी करता है, तो हम उसको बोल सकते हैं फॉरेन कंपनी। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा है बिकॉज ये सब रिलेवेंट नहीं है आज का हम लोग क्लासेस के लिए, जस्ट थियोरेटिकल है, लॉ में तुम लोग इंपॉर्टेंट है। सेम बोलता है गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स क्या होता है बोलो। 51% एग्जैक्टली, सेंट्रल सी कोई गवर्नमेंट भी का। कंपनी जब फॉर्म होता है अंडर कंपनीज एक्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर होता है। ठीक है, अब कहाँ यहाँ पे शेयर होल्डर कौन है, हम तुम नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कितना का शेयर होल्ड कर रहा है, 51% से भी ज़्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं। जैसा कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पीएसयू कंपनी,
पब्लिक सेक्टर अंडर एक होता क्या है, जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है, जैसे कि जितना तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनीज हो, क्या है अल्टीमेटली इसका शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है, एटलीस्ट 51% से तक शेयर होल्ड कर रहा होगा, जैसे कि LIC बोलो, कुछ भी, इवन हम लोग कंपनी में क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज मोर देन 51% शेयर इज होल्ड हेल्ड बाई आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों मिलाकर, ठीक है। 1% कंपनी नॉर्मली पता है कंपनी फॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा मेंबर होता है, बट कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट लाके बोला कि एक बंदा भी चाहे तो कंपनी फॉर्म कर सकता है, तो 1% कंपनी, वहाँ पे मेंबर एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है सब व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है बताओ, बोलो। सर इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है प्राइवेट कंपनी का, ये 4 करोड़ है और इसको मैक्सिमम 40 करोड़ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसमें जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है उसका रिस्ट्रिक्शन रहता है कि ये राइट नहीं दिया जाता है कि इसका शेयर ट्रांसफर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। कुछ केस में इसका स्टॉक लिस्टेड होता है, प्राइवेट में वो लिस्टेड नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राइवेट प्राइवेट मतलब लिमिटेड है। सबसे पहले चीज़ समझो, प्राइवेट में कौन इन्वॉल्व रहता है, जो कंपनी फॉर्म करता है वो रहता है, या फिर उसका रिलेटिव, या फिर उसका दोस्त यार। तुम ये अपना प्राइवेट कंपनी का शेयर्स को तुम किसी को भी बेच नहीं सकता, ठीक है, ट्रांसफ़र में रेस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। और दूसरा जैसे तुम बताया कि मिनिमम पेडअप कैपिटल थोड़ा कम रहता है, यहाँ पे बोला एज में भी प्रेस्क्राइब, जो कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब है, अभी शायद लिमिट अमेंडमेंट करके चेंज किया होगा, तो वो रहता है। अब पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, तुम्हारा मिनिमम पेड कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहता है तुम्हारे यहाँ पे, और जो प्राइवेट नहीं वही पब्लिक है, सिंपल सा डेफिनेशन बताया है। तो सब प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शन क्या है, बोलता है कि रेस्ट्रिक्शन है द राइट टू ट्रांसफर इज शेयर्स, तुम इजीली कोई भी शेयर्स वगैरह, जैसे कि हम ओपन मार्केट में पब्लिक को बेच नहीं सकते, पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर तुमको पब्लिक में शेयर इशू करना है तो तुमको पब्लिक कंपनी होने पड़ेगा, दैट मीन्स तुम्हारा शेयर कैपिटल ज़्यादा होने पड़ेगा, तुम्हारा कुछ कंडीशंस और फॉलो करने पड़ेगा, राइट। तो प्राइवेट कंपनी जो होता है, जो अनलिस्टेड कंपनी होता है, पब्लिक इज ऑल्सो अनलिस्टेड कंपनी, तो सबसे पहले जो विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी, जिसमें पब्लिक को तुम शेयर इशू नहीं करता, एंड नॉट लिस्टेड, जो तुम्हारा लिस्टेड भी नहीं रहता, और जिसका शेयर कैपिटल जो मिनिमम रहता है, तुम लोग का लॉ का बुक में देख लेना मिनिमम शेयर कैपिटल कितना है, ठीक है। और एक्सेप्ट इन और ये नंबर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना हो सकता है उसका लिमिटेशन है, तो तुम्हारा लिमिट्स द नंबर ऑफ इस मेंबर टू 200, नॉट दो, 200 रहता है मैक्सिमम, मिनिमम 2 रहता है। मिनिमम तो 2 रहता ही है, तो मैक्सिमम 200 रहता है, ठीक है। मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा शेयर होल्डर, मेंबर मतलब क्या, जो मेंबर है उसी को हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो मेंबर नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। हाँ, 1% कंपनी के लिए 1 है, तो उसी बोले एक्सेप्ट 1% कंपनी, जो तुम्हारा प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट का 1% कंपनी भी तो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, उस केस में क्या 1 ही होगा, तो इसीलिए 1% कंपनी को छोड़कर जो बाकी जितना प्राइवेट कंपनीज है उसका मैक्सिमम शेयर होल्डर कितना हो सकता है, 200। Provided that where two or more person hold one or more shares in a company jointly, they should for the purpose of this single member. Suppose दो हम और तुम मिलके एक कंपनी का शेयर परचेस किए, तो वहाँ पे काउंट कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर एक ही एक। काउंट होगा। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, ठीक है, तो एक ही काउंट होता है। फिर ऑल्सो बोलता है कि सर प्रोवाइड फर्दर दैट द पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while at that employment have continued to be the member after the cease should not be included in the number of members, बोला जो कंपनी। तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शन क्या क्या, एक तो सर शेयर कैपिटल मिनिमम पेड कैपिटल डिस्क्राइब किया कंपनीज एक्ट में, जो देख लेना लिमिट कितना है। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्ट करता है द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ठीक है, मतलब तुम इजीली अपना शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सेकंड क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट 1% कंपनी, बिकॉज इन केस ऑफ 1% कंपनी एक ही ये रहता है, मेंबर रहता है, एक ही शेयर होल्डर रहता है, तो अदर देन 1% मैक्सिमम 200 से ज़्यादा तुम्हारा पास शेयर होल्डर नहीं हो सकता है। तीसरा जो काउंटिंग में तुम्हारा जॉइंट में 2 होगा, एंड एम्प्लॉयमेंट में जो है उसको बांध दिया, तो प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, तुम पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हो अपना कंपनी में सब्सक्राइब करने के लिए, ओके। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, तुम जो भी है अपना फ्रेंड सर्कल में करो, अपना रिलेटिव में करो।
ना पब्लिक कंपनी का सिंपली बोलता है जो प्राइवेट नहीं वही पब्लिक है, और उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल कंपनी बोलते हैं ना, स्मॉल कंपनी क्या है, जो कि ना अदर देना पब्लिक कंपनी, अ कंपनी अदर देना पब्लिक कंपनी, वो तुम्हारा स्मॉल कंपनी। इसमें बोलता है कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख। इसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है बोलो तो, व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल? सर एक लिमिट होता है। अरे व्हाट इज नहीं पेड अप सर, शेयर कैपिटल? जो शेयर्स खरीदा है उससे उसका जो ओनर्स सपोज ये तुम्हारा शेयर टोटल का, शेयर। वेट, ये शेयर का फेस वैल्यू है, ठीक है, सपोज 100, ठीक है। इशू प्राइस कितना में हम इशू किए थे, सपोज 110 में इशू किए थे। तो हम जो अब बोल रहा है क्या, पेड अप कितना है, 90। व्हाट डज इट मीन? हम्म, मतलब तुम्हारा जो फेस वैल्यू में से कितना पेमेंट कर चुका है, कितना अनपेड है, इतना पेड अप हो चुका है ना। इसका तो 100 का ब्रेकअप का है, 100 फेस वैल्यू है और 10 प्रीमियम है, ठीक है। अब यह आउट ऑफ 100 कितना हमको पे किया है, दैट इज़ अ पेड अप कैपिटल। तो तुम्हारा जो लाइबिलिटी कितना होता है, जितना तुम्हारा शेयर होल्डर पेड किया है तुमको, 90 तो 90, प्रीमियम तुम्हारे रिजर्व में चले जाता है, तो कितना का मालिक बनता है, तो अप टू द पेड अप कैपिटल ना, ठीक है। तो एनीवे, तो पेड अप कैपिटल मतलब आउट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, जितना तुम शेयर इशू किया था उसमें से सब्सक्राइब कितना किया, उसमें से सब आउट ऑफ दैट सब्सक्रिप्शन पेड कितना किया, कितना अमाउंट, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल तुम्हारा 50 लाख से कम होगा, और सच हायर अमाउंट एज में प्रेस्क्राइब, बट गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा के 10 करोड़ भी कर सकता है, ये सब देख लेना एक बार के लिए। अनलिमिटेड होल्डिंग, होल्डिंग सब्सिडी तुमको पता है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, जो एक कंपनी दूसरा कंपनी को टोटली कंट्रोल करता है, और सब्सिडरी जो उसका सब्सिडरी है, ठीक है। इसका डिटेल में हम लोग इनकम टैक्स में भी क्लासेस किए थे। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं उसके बारे में है, ये सब थियोरेटिकल पोर्शन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 क्या क्या है, एक कंपनीज को ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ता है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, उसके बाद उसका अगर शेयर का में कुछ चेंजेस हुआ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी, उसके बाद कुछ नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, ठीक है। वो बेसिकली बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग आ जाते हैं धीरे धीरे अपना मुद्दा पे। ये तो हम लोग का हो चुका था ये सब, लिमिट, ये रिजर्व सरप्लस का मैटर में हम तुम लोग डिस्कस कर चुके थे, मैनेजरियल रेमोनरेशन पे यहाँ पे हम फोकस करते ना। ये देखना तुम लोग का लॉ में है कि बोला सर मैनेजरियल रेमोनरेशन, जो मैनेजर मतलब यहाँ पे कौन सा मैनेजर बोल रहा है बोलो तो, जो कंपनी में डायरेक्टर होता है, राइट। एक कंपनी का स्ट्रक्चर तुम लोग का, आई होप कि तुम लोग लॉ में पढ़ चुका है ये चैप्टर, नहीं पढ़ा तो इसको दिक्कत होगा समझने में। कंपनी में एक तो तुम्हारा शेयर होल्डर रहता है, शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी का ओनर होता है, राइट। बट कंपनी चलाने के लिए कौन होता है, टॉप मैनेजमेंट तो चाहिए। ये टॉप मैनेजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ व्हाट, डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है, इसमें बहुत सारा डायरेक्टर रहता है। सपोज इसमें कोई है मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी है, कोई सीईओ है, कोई तुम्हारा ओनली डायरेक्टर है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, इसमें से कोई होल टाइम डायरेक्टर है, कोई गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर है, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अब भाई इन लोगों को पैसा तो देने पड़ेगा, रेमोनेरेशन तो देना है। जो एम्प्लॉई है, जो कंपनी का एम्प्लॉई है, उसको तो चल जो सैलरी है, जो जिस तरह से उसका रिक्रूटमेंट हुआ है, जिस तरह से उसका रिक्रूटमेंट हुआ है उस तरह से पेमेंट तो हो जाएगा। शेयर होल्डर को क्या पेमेंट करते हैं, वो डिविडेंड पेमेंट करते हैं। बट ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इसको क्या पेमेंट करना है, इसको सीटिंग फीस देना है, इसको रेमोनेरेशन तो देना है इन लोगों को। तो जितना सारा जो तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, डायरेक्टर, इन सीईओ, एमडी, ठीक है, इन द व्हाट उसका तो मैनेज, दे आर द मैनेज टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का सैलरी कैसे कैलकुलेशन होगा, तो इसमें एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स में बता देता है इससे ज़्यादा नहीं पे सकता। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोल दिया है कि इसका कुछ लिमिट है डायरेक्टर का रेमोनेशंस का। तो उस पर आज हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली तुम लोग का लॉ का एक पेपर, लॉ का एक चैप्टर है जो सीए फाइनल में एक्चुअली है, सेम चीज़।
आई डोंट नो कि तुम्हारा इंटर में है कि नहीं, लॉ में एक बार देख लेना। तो पहले उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। कंपनी का हायरार्की है, तुमको पता चला है क्या होता है तुम्हारा। नॉर्मली एक कंपनी चलाने का टॉप मैनेजमेंट चाहिए होता है। सपोज ये तुम्हारा कंपनी का हायरार्की है। एक कंपनी है, कंपनी का हेड कौन होता है बोलो तो? हर कंपनी में कौन हेड होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चेयरमैन। ठीक है, उसका अंदर में क्या रहता है? तुम सीईओ बोल दो। एक नहीं होगा, हजारों सीईओ हो सकता है अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग ब्रांचेस हैं। या फिर तुम बोल सकते हो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। अब कंपनी चलाने के लिए तुम तो बैंक से लोन लिया होगा, तुम्हारा कंपनी में गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, ठीक है। तो बैंक से जो लोन लिए, तो बैंक अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करके रखेगा। तुम कोई भी डिसीजन लेगा तो इसको इन्फॉर्म, इसको भी कॉन्फिडेंस में लेना है। गवर्नमेंट भी अपना एक डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर नॉमिनेट करके रखेगा, ठीक है। तो दे आर इस टाइप का बहुत सारे एमडी रहेगा तुम्हारा। कोई सेल, कोई इसमें फाइनेंस का एक रहेगा तुम्हारा, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। कोई सब मार्केटिंग देखता है तो मार्केटिंग का रहेगा। कोई अगर परचेज देखता है तो कोई तुम्हारा इसका सेल्स देखता है तो सेल्स मार्केटिंग हो गया, सीएफओ हो गया। फिर तुम्हारा प्रोडक्शंस का अलग अलग हो गया, ठीक है। तो anyway, इस टाइप का बहुत सारा डायरेक्टर्स रहता है। अब उसका अंडर में हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लॉय लोग काम करते हैं। भाई इम्प्लॉय का जो सैलरीज है, इम्प्लॉय का जो सैलरी है, ये तो ठीक है, जो हम पेमेंट किया वो मेरा पीएल अकाउंट में आ गया। बट ये जो डायरेक्टर्स है, इसका सैलरी क्या है? यहाँ पे तो फ्रॉड का चांसेस रहता है ना। कंपनी का पूरा डिसीजन किसका पास रहता है? दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसके पास ही रहता है। तो इसीलिए कंपनी से बोला गया अगर डायरेक्टर अपना को ज़्यादा पेमेंट सैलरी दे रहा होगा तो नहीं, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोले एक लिमिट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ आया, मतलब मैनेजरियल रेमुनरेशंस इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट करेगा उसका परसेंटेज के हिसाब से। मैनेजरियल रेमुनरेशन इज पेबल बाय कंपनी इज गवर्न बाय द वेरियस सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 5 है वहाँ पे बताया गया किस तरह से पेमेंट होगा, जो अभी हम लोग करेंगे धीरे धीरे। तो उससे पहले जैसे हम एक बार रीड करें सो तुमको बैकग्राउंड समझ में आए। अगेन सेक्शन 197 जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 का, ये बता दिया दैट ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजेरियल रेमुनरेशन, मैक्सिमम तुम कितना पेमेंट कर सकता है मैनेजेरियल रेमुनरेशन मेरे डायरेक्टर लोग को, पेबल। एंड ऑल्सो मैनेजेरियल रेमुनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। समटाइम्स तुम्हारा कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो कितना पे कर, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कितना पे कर सकते हो, लॉस चल रहा है तब भी तो भाई सैलरी तो देना ही पड़ेगा, रेमुनरेशन तो पे करना ही पड़ेगा मैनेजर लोग को। मैनेजर मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट द नॉर्मल मैनेजर एम्प्लॉय। Now, as per Section 197 of the Companies Act 2013, the total managerial remunerations payable by a public company, कोई पब्लिक कंपनी अभी थोड़ी देर पहले देखो व्हाट इज पब्लिक है, जो प्राइवेट नहीं है, जहाँ पे पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पब्लिक जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, टू इज डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स। वर्ड समझो, होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर देखो, डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर, वो सिर्फ एंड सिर्फ जब भी कोई बिजनेस डिसीजन होता है तभी तुम्हारा कंपनी का मीटिंग अटेंड करने आता है, कि अदरवाइज नॉर्मली वो आता ही नहीं। एक होता है होल टाइम डायरेक्टर, मतलब होल टाइम मतलब रेगुलर एज ए एम्प्लॉय, तुम लोग जैसे एज ए एम्प्लॉय काम करते हो वो भी एज ए एम्प्लॉय काम करता है, बट होल टाइम पूरा कंपनी को देता है, ठीक है। ये सब वर्ड, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड इस मैनेजर। मैनेजर मतलब टॉप मैनेजमेंट, सब मैनेजर मतलब यहाँ पे जनरल मैनेजर, जीएम वगैरह का बात करें, सीजीएम, ठीक है, चीफ जनरल मैनेजर उसका बात कर रहे हैं। एंड इस मैनेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड, कितना ज़्यादा नहीं होना, शुड नॉट एक्सीड कितना, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी। तो मैक्सिमम रेमुनरेशन जितना भी हम लोग डायरेक्टर वगैरह पे करते हैं, कितना मैक्सिमम लिमिट कितना है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है?
कितना पे कर सकते हो मैक्सिमम? 11% ऑफ द नेट 11% प्रॉफिट ऑफ द नेट कंपनी। प्रॉफिट। किसको? एम्प्लॉय वाला का बात कर रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्टर का बात कर, डायरेक्टर लोग को जो हम लोग सैलरी पे करते हैं, मैनेजरियल पर्सन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजर्स। मैनेजर मतलब नॉर्मल मैनेजर वाला नहीं, मैनेजमेंट वाला जो जीएम फीएम जो होता है। एनीवे वो भी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो है ना, जो तुम पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखा है उस हिसाब से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेगा इन द मैनर कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन सेक्शन 198। सेक्शन 198 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वहाँ पे बताता है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस, ठीक है, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, नॉर्मल पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट नहीं, ठीक है। ओके, एक्सेप्ट अगेन बोला, एक्सेप्ट दैट रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से डायरेक्टर 198 में क्या, ऑब्वियसली जब 198 निकालेंगे हम लोग, रेम्यूनरेशन डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट होगा, वही बोलने मांग रही है। द कंपनी इन इस जनरल मीटिंग, तुम लोग पता है जब भी जितना ही पब्लिक कंपनी है उसका जनरल मीटिंग होता है, ठीक है। उस जनरल मीटिंग मतलब क्या होता है, जितना भी शेयर होल्डर होता है सब कोई प्रेजेंट रहता है, उसमें अकाउंट्स पब्लिश होता है, अकाउंट साइन होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, डिविडेंड कितना देना डिक्लेयर होता है, इवन कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वगैरह भी अगर होगा तो उसी जनरल मीटिंग में सब शेयर होल्डर मिलकर अप्रूव करेगा तभी होगा। सो द कंपनी इन द जनरल मीटिंग विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी चाहे तो 11% को बढ़ा सकता है, जो 11% जो लिमिट है इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करने पड़ेगा, हमको एक जनरल मीटिंग कॉल करने पड़ेगा शेयर होल्डर लोग का, अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स, ठीक है। उस एंड हमको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने पड़ेगा, तब जाके अगर ऑथोराइज हुआ द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल्ड 5 का जो प्रोविजन है वो याद रखना। दैट मीन्स 11% को अगर हमको 11% जो तुम्हारा लिमिट है इसको अगर हमको इंक्रीज करना है तो क्या करने पड़ेगा, शेयर होल्डर का मीटिंग कॉल करके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो तभी हो पाएगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक? कोई डाउट? नो। नेक्स्ट अगेन क्या बोल रहा है तुम्हारा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सेप्ट, अगेन बोल रहा है कि एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, ठीक है, द रेम्यूनरेशन पेबल टू द रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मतलब तुम्हारा अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, अगर रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी वन, ओके, या फिर और होल टाइम डायरेक्टर कोई भी वन और मैनेजर शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर तुम कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर को, सपोज रिलायंस इंडस्ट्री का तुम्हारा सीएमडी कौन होता है, अंबानी है, ठीक है। सो मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को या फिर मैनेजर को अगर तुम रेम्यूनरेशन मतलब जो सैलरी वगैरह होता है रेम्यूनरेशन जो उन्हें देते हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नेट प्रॉफिट का। एंड इफ़ देयर आर मोर देन वन सच डायरेक्टर, अगर तुम्हारा कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो रेम्यूनरेशन कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका हम एक जगह भी समरी दिखा देंगे, ओके। सो इंडिविजुअल लिमिट कितना है बोलो, तुम्हारा कंपनी में 11%। एक है तो टोटल 11%, अगर तुम्हारा कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है और मैनेजर, देखो 5%। और बोला, और ये सब रीड करने का तरीका है, आइदर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर और बोला, एंड नहीं बोला, या फिर होल टाइम डायरेक्टर है या फिर कोई मैनेजमेंट जीएम वगैरह है, तो वहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम कितना, 5%। अगेन दूसरा सिनेरियो क्या बोला, इफ देयर आर मोर देन वन सच डायरेक्टर, मतलब तुम्हारा कंपनी में एमडी भी है, डब्ल्यू एम होल टाइम डायरेक्टर भी है या फिर एमडी भी है, मैनेजर भी है, तो वहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट दोनों का लेकर, सच डायरेक्टर मैनेजर टेकन टुगेदर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा कोई अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, बट इससे ज़्यादा हो गया तो फिर अप्रूवल तुमको लेने पड़ेगा, ठीक है। वो ओवरऑल कितना 11% है, बट इंडिविजुअली अगर कोई भी एक अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो
5% ऑफ द नेट प्रॉफिट मैक्सिमम रेमुनरेशन साल भर का, या फिर तुम्हारा कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर अगर है, होल टाइम डायरेक्टर्स वगैरह अगर है, तो कितना 10% ऑफ द कंपनी, दोनों का मिलाकर, मैनेजर डायरेक्टर दोनों का सैलरी मिला के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तिथि तुमको समझ में आ रहा है? अभी तो हम मेन अकाउंट्स में गए नहीं, अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन में करा रहे, उसके बाद ही अकाउंट्स में जाएंगे। बट तुम वो यूट्यूब वाला जो वीडियो है 5-6 तो मेरा बेसिक अकाउंट्स का वो कर लेना, ठीक है? सेम चीज़ जो हम करा रहे तुम लोग का इंटर का लॉ जो है ना, कंपनीज एक्ट का देखना, लॉ है उसमें डायरेक्टर चैप्टर है, उसमें तुमको मिलेगा ये सब चीज़। द रेमुनरेशंस पेबल टू द डायरेक्टर्स हु आर नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉर्मल, देखो एक कंपनी में हम बोला ना बहुत टाइप का डायरेक्टर हो सकता है, कि तुम एमडी हो, तुम नॉर्मल डायरेक्टर भी तो हो सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे उसको बोला अगर कोई, मैं एमडी नहीं है, रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स, नॉर्मल डायरेक्टर्स को हम दे रहे, ठीक है? हु आर नीदर एमडी नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स, तो उसका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड कितना, वन। इससे पहले जो हम बात की किसके बारे में बात की, मैनेजिंग डायरेक्टर का बात की या फिर होल टाइम डायरेक्टर का बात की। अब जो डिस्कस करें नॉर्मल डायरेक्टर का बात करें, यहाँ पे जो हम डिस्कस करें इसको हम समरी लिखवा देंगे। यहाँ पे किसका बात करें हम लोग, नॉर्मल डायरेक्टर्स का बात करें, जो कि ना इज नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स। तो मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना हो सकता है, 1%, सर इससे ज़्यादा नहीं। 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट इफ देयर इज अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, कोई भी एक, नॉट दो, आइदर और दिया, देखो आइदर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, तो 1% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट। अगर एनी अदर केस, मैंने बाकी सपोज एक से ज़्यादा है, सपोज एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी, तो इस केस में नॉर्मल उस कंपनी में अगर मैनेजिंग या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, एनी अदर 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन एनी अदर केस, ठीक है? दैट इज नॉर्मल डायरेक्टर लोग से कितना रेमुनेशन मिल सकता है, 1%। अगर तुम्हारा कंपनी में एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो अगर एक से ज़्यादा है तो तुमको 3% मिल सकता है, 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन एनी अदर केस। बट किसके लिए, ये नॉर्मल डायरेक्टर के लिए। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ओवरऑल रेमुनरेशन का लिमिट कितना है, तुम बोलोगी 11%। अच्छा बताओ एम डी होल टाइम डायरेक्टर लोग का लिमिट कितना है, बोला अगर तुम्हारा कंपनी में एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर तुम्हारा कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, तो 10%, दोनों का मिलाकर। नॉर्मल डायरेक्टर लोग के लिए जो कि नाइदर है मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर, उसके लिए कितना, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है? और एनी अदर केस डायरेक्टर लोग के लिए 3%। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, ठीक है ये तो समझ में गया, परसेंटेज तो समझ में आया, सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए, एज पर पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट है वो नहीं, एज पर सेक्शन 197, 190, हाँ 197, ठीक है? कहाँ गया, सॉरी 198, हाँ 198, 197 तो ये था, 198 जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर फोकस करना है हमको बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सेक्शन 198 lays down how the net profit of a company will be ascertained for the purpose of calculating managerial remuneration। तो कौन सा सेक्शन, सेक्शन 198। किसको कितना मिला कौन बताता है, सेक्शन 197 से शेड्यूल 5। नाउ इसमें शेड्यूल 5 है, उसमें दो पार्ट, चार पार्ट है एक्चुअली, बेसिकली शेड्यूल 5 जो बताया रेमुनेशन के लिए, उसमें 4 पार्ट है। पार्ट 1 में बोलता है ले डाउन द कंडीशंस टू बी फुलफिल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्या कंडीशन होने, जो तुम लोग सीए फाइनल में पढ़ना है या फिर तुम लोग इंटर में अगर डिटेल में है तो देख लेना वहाँ पे कि कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। पार्ट 1। पार्ट 2 में बेसिकली क्या है, बोलता है कि रेमुनरेशन कितना देना है जिस कंपनी में प्रॉफिट है, एंड ऑल्सो कंपनी बाय हैविंग नो प्रॉफिट या फिर इनएडुकेटेड प्रॉफिट, अगर लॉस चला तो क्या इतना देना है। पार्ट 3 बोलता है कि स्पेसिफाई द प्रोविजन एप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल दिस, एंड पार्ट 4 डील विद द सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है क्या टू रिलैक्स एनी रिक्वायरमेंट इन दिस शेड्यूल। तो 4 पार्ट है इसका बेसिकली, तो मेरे रिलेवेंट बस ये वाला ही है, जो पार्ट नंबर 2 रेमुनरेशन पेबल वाला, कंडीशंस वगैरह उतना देखने की जरूरत नहीं, बस एक बार के लिए हमको देख लेना। तो हम लोग बेसिकली पार्ट 2 पे फोकस करेंगे, वी विल फोकस ऑन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें देखना 2 सिनेरियो तुम्हारे पास आएगा। अगर कंपनी में प्रॉफिट है
तो किस तरह से मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना होगा 11%। अगर तुम्हारा कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, तो कितना बोलो, कितना परसेंट? एक सिनारी हो सकता है सर मैक्सिमम 11% ओवरऑल मैक्सिमम। ठीक है, अगर 1 MD है, होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है तो कितना 5%। तीसरा सिनारियो अगर मोर ग्रेटर देन 1 है तो कितना 10%। ठीक है, और जो नॉर्मल डायरेक्टर लोग है उसमें 2 सिनारी हो सकता है, एक बताओ कितना 1%। 1 1 और 3 है। ठीक है, 1%, एक है 3%। 1% कब होगा इफ 1 MD होल टाइम डायरेक्टर वगैरह। ठीक है, ये अदर केस में 3%। बस यही तो है समरी। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो एज पर सेक्शन 197 में जो बताया उस हिसाब से तुमको रेमोरेशन कैलकुलेट करना है, वो लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए। बट सर अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है या फिर प्रॉफिट है भी तो सफिशिएंट नहीं है कि मेरा पूरा रेमोरेशन को माइनस कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा सर? दैट द सिनेरियो इज द रेमोरेशन पेबल बाय द कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं है या फिर अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो रेमोरेशन कैसे पेबल होगा? उसके लिए सिंपल से क्या बोला है, इफेक्टिव कैपिटल का लिमिट देख ले। अभी इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है उसका कैलकुलेशन हमको समझने पड़ेगा सर। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल का बेसिस में यहाँ पे तुम्हारा रेमोनेशन साल भर कितना होना चाहिए वो डिसाइड होगा यहाँ पे। तो बताओ इन केस ऑफ नो प्रॉफिट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो रेमोनेशन का परसेंटेज बेसिस सेक्शन 197 ना, अलग से जो तुम्हारा पार्ट 2 में जो बोला हुआ है इफेक्टिव कैपिटल बेसिस, उस हिसाब से इफेक्टिव कैपिटल का बेसिस में। तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए यार डिटेल में हम लोग यहाँ पे फिर करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल आ गया, होगा यहाँ पे, रुको नीचे में शायद दिया है, अभी देख लेंगे, यहीं पे होगा इफेक्टिव कैपिटल। ये जो इफेक्टिव कैपिटल हैज़ बीन एक्सप्लेन इन सेक्शन 4, अभी जो सेक्शन 4 में हम आएंगे वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना अभी बताएंगे। तो सबसे पहले सपोज इफेक्टिव कैपिटल तुमको पता है, तो अगर तुमको इफेक्टिव कैपिटल पता है, ठीक है, तो सपोज तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल आया नेगेटिव माइनस में या फिर 5 करोड़ से कम, दैट इज लेस देन 5 करोड़, तो रेमुनरेशन पेबल कितना हो सकता है मैक्सिमम 60 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। एक मैनेजरियल पर्सन को तुम 60 लाख से ज़्यादा रेमुनरेशन साल भर का नहीं दे सकते अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या फिर 5 करोड़ से कम है। तो 5 करोड़ से कम है इफेक्टिव कैपिटल या फिर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब समझ लेस देन 0 होगी, नेगेटिव भी हो सकता है इफेक्टिव कैपिटल, कैसे बताएंगे अभी। तो वहाँ पे तुम्हारा रेमुनरेशन कितना 60 लाख से ज़्यादा, मंथ ईयरली है नॉट मंथली, ईयरली रेमुनरेशन जो है ये पेबल शुड नॉट एक्सीड 60 लाख, 60 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा एफडी कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है दैट इज ग्रेटर देन 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़, तब क्या होगा, बोला 84 लाख साल भर में तुम दे सकते हो। तो फर्स्ट वाला केस में लेस देन 5 करोड़ था, कितना 60 लाख। दूसरे वाले में 5 करोड़ से ऊपर बट लेस देन 100 करोड़, ठीक है, उसमें कितना 84 लाख। ये याद हो जाएगा, अभी याद करा देंगे हम। तो फर्स्ट वाला 0 या फिर लेस देन नेगेटिव या फिर लेस देन 5 में कितना बोलो लिमिट 60 लाख, कितना 60 लाख। 5 करोड़ से ज़्यादा या एंड 100 करोड़ से कम अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल हुआ तो साल भर का रेमुनरेशन कितना दे सकते हैं हम 84 लाख, उससे ज़्यादा नहीं 84 लाख। ओके, अगेन लिमिट क्या है, ग्रेटर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर है बट लेस देन 250 करोड़, तो क्या होगा, तो सर 120 लाख साल भर का 120 लाख आप दे सकते हो रेमुनरेशन, से ज़्यादा नहीं। अब बोला ग्रेटर देन 250 से भी ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 250 है तो 120 लाख प्लस
0.01% ऑफ व्हाट ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करो। सपोज तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल हुआ 400, तो कितना होगा 400 माइनस 250 इंटू 0.01%। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, सिंपली इस तरह से याद करना है। एक है 5 करोड़, एक है 100 करोड़ का लिमिट है, एक है 250 करोड़ का लिमिट है। तो 5 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, ठीक है। तो 5 करोड़ में यहाँ पे कितना मैक्सिमम, लेस देन दैट इज लेस देन 5 करोड़ में कितना 60 लाख, लेस देन 100 करोड़ में कितना 84 लाख, लेस देन 250 करोड़ में कितना 120 लाख। अब 250 जो 250 से ऊपर कितना है 120 प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस कैपिटल ओवर 250, एक्चुअल इफेक्टिव कैपिटल माइनस 250 इंटू 0.01%। तो यहाँ पे लिमिट क्या है कैपिटल का, नेगेटिव एंड लेस देन 5 करोड़, उसके बाद ग्रेटर देन 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़, उसके बाद ग्रेटर देन 100 करोड़ बट लेस देन 250 करोड़, अगेन ग्रेटर देन 250 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे रेमोनेशन का लिमिट क्या है सर, नेगेटिव एंड लेस देन 5 करोड़ में बोलता है कितना 60 लाख, नेगेटिव एंड लेस देन 5 करोड़ में कितना बोलता है 60 लाख, ग्रेटर देन 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़ में कितना बोलता है 84 लैक्स, 84 लैक्स, 84 लैक्स, ग्रेटर देन 100 करोड़ बट लेस देन 250 में कितना बोलता है 120 लैक्स, 120। तो 60 84 120, 60 84 120 ऐसे याद है ना, 60 84 120, 60 84 120। उसके बाद 250 का ऊपर अगर है तो कितना 120 तो मिलेगा, उसके बाद 0.01% ऑफ द एफडी कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कैसा यस बताओ, सर। कैसा बताओ तुम हाँ सर। बोलो, इसको रिपीट करो। तो नेगेटिव और लेस देन अगर 5 करोड़ से कम होगा तो 60 लाख, 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ से कम तो 84 लैक्स, 100 करोड़ से ज्यादा लेकिन 250 करोड़ से कम होगा तो 120 लाख। अब 250 करोड़ के ऊपर जितना भी जाएगा, एक्सेस अगर 20 लाख के ऊपर जाता है 250 करोड़ के ऊपर, मान लीजिए 250 करोड़ 250 करोड़ प्लस 20 लाख होता है, तो उस 20 लाख के ऊपर 0.01% इफेक्टिव कैपिटल रेट। तो 120 लाख तो मिलेगा प्लस 0.01% ऑफ द डिफरेंस ऑफ इक्विटी कैपिटल ओवर 250, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो लिमिट है ना तुम इसको भी बढ़ा सकते हो, उसके लिए क्या करने पड़ेगा स्पेशल रेजुलेशंस पास करने बोलता। देखो प्रोवाइडेड दैट द रेमुनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट में बी पेड, दे सकते हैं हम, बट इफ द रेजुलेशंस, रेजुलेशन मतलब बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड यहाँ पे बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहता है सबको मिलकर एक मीटिंग करेगा, वो लोग एक उसके बाद क्या करेगा शेयर होल्डर्स से एक रेजुलेशन पास कराएगा, स्पेशल रेजुलेशंस एसआर, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआर स्पेशल रेजुलेशंस, ठीक है। तब जाके तुम एक्सेस रेमुनेशन पे कर सकते हो इससे भी ऊपर, ठीक है। उसके लिए क्या करना है बोर्ड मीटिंग होगा, अगर शेयर होल्डर लोग स्पेशल रेजुलेशन पास करेगा तब, ओके। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। इसका ज़रूरत नहीं है, लॉ के लिए डिटेल में तुमको पढ़ना है, अकाउंट्स के लिए जितना करना है उस पर फोकस करते हैं। ये क्या बोला सेक्शन 3 रेमुनरेशंस पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, इसके बारे में डिस्कस किया एक बार, ये जस्ट रीड करें, एक्चुअली थ्योरेटिकल है। ये सेक्शन 4 जो है यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 198, इसको हम लोग पढ़ना है। और देखो तो इफेक्टिव कैपिटल वाला कहाँ गया, यहीं पे रहना चाहिए इफेक्टिव कैपिटल। ये एक बार के लिए जस्ट तुम लोग रीड कर लेना, लेस इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स के लिए लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट रीड कर लेना। हम आ जाते हैं मेन तुम्हारा इस पे, इसमें इफेक्टिव कैपिटल वाला, ये रहा इफेक्टिव कैपिटल, जितना रिलेवेंट है एग्जाम पर्पस के लिए हम उससे फोकस करें, ठीक है। नाउ देखो वहाँ पे बोला था ना इफेक्टिव कैपिटल, तो सर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल सा चीज़ है, कुछ नहीं है। इफेक्टिव कैपिटल मीन्स एग्रीगेट ऑफ, इसको करेक्ट करते, एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट मतलब समेशन राइट, ऑफ व्हाट पेड अप कैपिटल
थोड़ी देर पहले फिर से पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, सपोज शेयर इशू किए हम 1000 शेयर एट द रेट 10 ईच, ठीक है, उसमें से पेड कितना किया 8 रुपये करके, तो बताओ तुम्हारा पेड अप कैपिटल कितना होगा 1000 इंटू 8, ठीक है। तो पेड अप मतलब आउट ऑफ द इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर लोग कितना पे किया, इसमें से बहुत सारा शेयर होल्डर क्या किया होगा, कॉल मनी पे नहीं किया होगा, अनपेड होगा, तो मेरा पेड अप कैपिटल में आएगा नहीं ना। तो पेड अप मतलब आउट ऑफ द इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से शेयर होल्डर लोग कितना पेमेंट किया, दैट इज द पेड अप शेयर कैपिटल, जो एक्चुअली में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखता क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल दिखता है, नॉट इशूड, नॉट सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब तो सब कर लिया बट उसमें से पेमेंट कितना किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट शेयर। कोई कोई क्या करता है, तुम शेयर इशू किया, अभी तक उसे तुम शेयर अलॉट नहीं किया बट वो एप्लीकेशन मनी देके बैठा है, तो ये मेरा लाइबिलिटी है, इसको हम शेयर कैपिटल नहीं बोलते। इसीलिए शेयर, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में शेयर एप्लीकेशन मनी है या एडवांस दे दिया कोई तुमको शेयर खरीदेगा बोल के, उसको ऐसा लाइबिलिटी दिखाना है, वो तुम्हारा बैलेंस शीट में पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आएगा, ओके। उसके बाद कैपिटल नेक्स्ट क्या तुम्हारा, अमाउंट इफ एनी फॉर द टाइम बिंग स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, 3 नंबर, उस रिजर्व एंड सरप्लस में से रीवैल्यूएशन रिजर्व को हटा दो। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, सपोज तुम्हारा एसेट जब तुम परचेज किए था डिक्रीज करते हैं एक कॉस्ट था, उसके बाद डेप्रीसिएशन माइनस होते जाते हैं, रिटर्न डाउन कर लेते हैं, बट समटाइम्स हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यूअर को बुलाकर, अभी क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया AS 10 या फिर इंड AS 16 में कि एसेट का रीवैल्यूएशन करवाओ। तो रीवैल्यूएशन करने से देखा गया कि एसेट का क्या हुआ, आइदर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या फिर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट को हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के ना रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं। तो ये प्रॉफिट तो एक्चुअल का प्रॉफिट है ही नहीं, तो जब एक्चुअल का प्रॉफिट है ही नहीं तो उसको मत काउंट करो ना रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो बोल रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस तुम लो बट उसमें से अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो उसको काउंट ही मत करो, एक्सक्लूडिंग द रीवैल्यूएशन रिजर्व, ओके। तो अभी तक क्या क्या ऐड किया बोलो, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें कौन सा नहीं लेना है पेड अप शेयर कैपिटल में बोलो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी ले लिया बट अभी तक शेयर अलॉट नहीं किया, उसको नहीं ऐड करना आपको। दूसरा शेयर प्रीमियम तो लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस भी लेना है बट उसमें से कौन सा नहीं लेना, जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उसको नहीं लेना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कट करें, मतलब नहीं, डोंट कंसीडर, ओके। ये 3 चीज समझना, पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व सरप्लस, ये तो लेना है। दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, जो कि ना लॉन्ग टर्म वर्ड का मतलब ही है जो भी लोन्स एंड जो भी डिपॉजिट 1 साल बाद पे करना है हमको। मेरा कंपनी है, जो भी लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लिए या फिर जो भी डिपॉजिट्स हम बाहर से लिए हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि ना 1 साल बाद पेमेंट करना है। डिपॉजिट मतलब किस टाइप का डिपॉजिट होता है, सपोज तुम कोई कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहा है तो तुम एक ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट SD रखा होगा, तुम्हारा लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। या फिर तुम बैंक अगर हो तो तुम किसी से डिपॉजिट ले रहे हो जो 1 साल के बाद पेमेंट, वो भी क्या है, लाइबिलिटीज़ है। सो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स ये भी आएगा 4 नंबर। 4 एक्सक्लूडिंग दी वर्किंग कैपिटल लोन, ऑब्वियसली बात है सर, वर्किंग कैपिटल लोन तो शॉर्ट टर्म लोन तो ये सब नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल लोन नहीं आएगा, ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, ये सब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन होता है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अनलेस फंडेड, बैंक गारंटी, अगर सपोज इंटरेस्ट ड्यू है, अगर वो हम बोल दिए फंडेड है या फिर बैंक गारंटी से कवर है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये सब तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, आएगा तुम्हारा बोलो 4 चीज आएगा, क्या क्या, रिपीट विथ मी बोलो। So paid up share capital, हम्म, security premium, share premium और reserve and surplus और एक से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल में भी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट वो सब नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स में भी तुम्हारा शॉर्ट टर्म का जो लोन वगैरह होता है वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, ओवरड्राफ्ट वगैरह सब नहीं आएगा। ये चारों चीज़ को पहले ऐड करेंगे बैलेंस शीट से लेकर कुछ। डोंट यू थिंक कि जैसा जिस तरह से नेटवर्थ कैलकुलेट करती है ये भी वही बोल रहा है, नेटवर्थ क्या होता है, वही तो होता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म
लोन्स वगैरह, ठीक है। सो अब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ माइनस भी करना है, रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब क्या, माइनस, सॉरी, रिड्यूस मतलब क्या, माइनस। तो अभी तक हम ऐड किए थे यहाँ पे व्हाट आई हैव एडेड इस सर, शेयर कैपिटल, पेड वाला, रिजर्व सरप्लस, प्रीमियम, और क्या लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, ये सब ऐड किए। अब उसमें से माइनस क्या करना है, एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ एंड होता है रे भाई, ये ब्रैकेट कहाँ खत्म हो, देखो यहाँ पे, हाँ, जितने भी तुम इन्वेस्टमेंट किया होगा, तुम पैसा को लेकर, सी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कंपनी में, मेरा सोर्स क्या होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ एनी कंपनी, सोर्स ऑफ फंड। तिथि बताओ, एक कंपनी में पैसा कहाँ से आ सकता है, सोर्स क्या हो सकता है पैसा का, लोन ले सकते हैं लोन ले सकते हैं, राइट, लोन, बैंक से। बैंक से लोन ले सकते हैं, शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं हम मार्केट में, या प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट में, ठीक है, शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कर लोन। सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते अरे हैं। भाई, सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से आता है, अच्छा, शेयर कैपिटल, लोन, ठीक है, और जो तुम्हारा तुम रिजर्व करके रखा था प्रॉफिट का, वही सभी तो है तुम्हारा। अभी पैसा को तुम क्या किया होगा, ये पैसा सोर्स आया, अब इसमें से तुम क्या किया होगा, कुछ इन्वेस्ट किया होगा, ये तुम्हारा आउटफ्लो क्या है, इन्वेस्टमेंट किए होंगे हम, करेक्ट। और हम क्या निकाल रहे हैं, इफेक्टिव कैपिटल। तो जो पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो एज रिड्यूस द एग्रीगेट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किया तो माइनस करो, एक्सेप्ट क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारा कंपनी का काम ही इन्वेस्ट, तुम इफ़ यू आर इटसेल्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी, तुम क्या करता है, तुम्हारा काम ही है एक कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करना, यही तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस, तो उस केस में छोड़कर। बट अगर मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, तो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आई एम नॉट अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री है, दैट इज इट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उस केस में वो सामने वाला जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा हटा दो, माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद कभी कभी लॉस भी तो होता है, पीएल अकाउंट में जैसे प्रॉफिट होता है, तो हम बोला रिजर्व सरप्लस मतलब प्रॉफिट हुआ तो तुम ऐड करो, कभी कभी लॉस भी तो होता है, तो लॉस भी माइनस करना है तुमको बेसिकली, तो इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, लॉस ही माइनस करना है, एंड एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, जो हम इनकम टैक्स में जब पीजीपी चैप्टर किए थे, तुम लोग को पता होगा कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। जब भी कोई कंपनी सेटअप होता है, उससे पहले बहुत काम करने पड़ता है, लाइक मेमोरेंडम बनाना, आर्टिकल्स बनाना, ड्राफ्टिंग का काम, लीगल काम, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, फिर तुम्हारा क्या है, सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, इंजीनियर सर्वे कराने पड़ते हैं, बहुत सारा काम। तो दिस ऑल आर, दैट इज एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का पहले का जो भी खर्चा है, सपोज आरओसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी तो चाहिए, पेमेंट करना, तो जो भी खर्चा, दिस ऑल आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, तो ये सब तुम्हारा क्या होगा बोलो, एड ना, माइनस, माइनस, तो ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस कैन आई से, तो जो भी टोटल है इसमें से तुम माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दो क्या, एक्यूमुलेटेड लॉस, माइनस कर दो व्हाट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो अभी तक तुम राइट ऑफ नहीं किया, राइट ऑफ मतलब तुम पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं किया, तो दिस विल बी द योर इफेक्टिव कैपिटल। देखो बेसिकली मेरा पढ़ाने का तरीका तुम लोग यही है कि देखो, तुम अगर चाहते तो इसको सेल्फ स्टडी करके कर सकता था, हम क्या करें, हम तो आई एम डूइंग नथिंग, हम जस्ट तुम्हारा बुक को रीड कर रहे हैं, समझा रहे, बस तुमको पढ़ने का तरीका डेवलप करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आएगा, रिपीट करो, पेड अप शेयर कैपिटल आएगा। व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल, से जितना शेयर कैपिटल हम इशू किया मार्केट में शेयर्स, उसमें से कितना शेयर होल्डर सब्सक्राइब किया, एंड आउट ऑफ दैट सब्सक्रिप्शन पेमेंट कितना किया, हम जो कॉल किए थे आउट ऑफ दैट कॉल पेमेंट कितना किया, दैट इज अ पेड अप शेयर कैपिटल, जो कि ना एक्चुअली मेरा लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में दिखता है। शेयर प्रीमियम आएगा, प्रीमियम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ओवर द फेस वैल्यू, जो हम शेयर प्राइस, सपोज फेस वैल्यू तो 10 रुपया, शेयर इशू के 12 रुपये में, तो 2 रुपये जो प्रीमियम है वो भी तो मेरा प्रीमियम में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें भी कौन सा रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरिंग डिपॉजिट्स आएगा, माइनस करना है जितना भी इन्वेस्टमेंट हम किए, जो भी मेरा लॉसेस है, जो भी मेरा प्रीमियम एक्सपेंस, सब माइनस करना है, ओके। फिर क्या बोले, एक्सप्लेनेशन 2, वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस, हाँ, बोला कि वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजरियल पर्सन इज मेड इन द ईयर, मतलब बीच में, इन दैट केस
इन विच कंपनी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड, इसी साल कंपनी बना और इसी साल ही अपॉइंटमेंट हुआ। सो द इफेक्टिव कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड कब, एज ऑन द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट, उसी अपॉइंटमेंट का डेट ही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, अदरवाइज बैलेंस डेट। इन एनी अदर केस द effective capital should be calculated as on the last date of the financial, that is balance sheet date, है कि नहीं, that is balance sheet date में preceding the financial year in which the appointment of the managerial person is made। सपोज ये कौन सा ईयर चल रहा है बोलो, 2000, हम सपोज ये स्टार्ट करें 2023-24 मेरा 22, ये कौन सा ईयर, 23 है ना, 22 है, 23 है ना, 23-24 का सपोज 5 मई को एक बंदा का अपॉइंटमेंट हुआ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। अब हम उसका मेरा कंपनी में लॉस में चल रहा था, तो उसके लिए हमको इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो मेरे लिए इफेक्टिव कैपिटल कौन सा डेट कैलकुलेट करना है, इस डेट का कैलकुलेट करेंगे या फिर 2022-23 का जो लास्ट डेट है, दैट इज 31 मार्च 2023, इस डेट कौन सा डेट का, ये डेट का। अब पुराना कंपनी है तो जिस साल तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो रहा है उससे पिछला साल का तुम देखो लास्ट डेट में इफेक्टिव कैपिटल क्या था। इनकेस ऑफ न्यू कंपनी है तो उसी साल का देखो, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उसी दिन देखना था हमको। समझ में आया ये पॉइंट। सी इंटर है भाई, बहुत डिटेल में पढ़ना है तुमको, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस घुमा सकते हैं। तो अगर न्यू है तो तुम्हारा उसी दिन, अदर केसेस में तुम्हारा लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। चलो नेक्स्ट, एक है वो नेगेटिव वर्किंग इफेक्टिव कैपिटल, यहाँ पे वर्ड था ना नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल। नेगेटिव मीन्स व्हाट, जो लेस देन जीरो, इसको भी बोलने का क्या दरकार, छोड़ो। अब आज एक्सप्लेनेशन 6 में प्रॉफिट का बारे में बोल रहा है कि व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो हम लोग सेक्शन 197 में बोल रहे थे 11% ऑफ प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, 1% प्रॉफिट, 3%, व्हाट इज प्रॉफिट। तो करंट रिलेवेंट प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स द प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 जो हम लोग बट without deducting the excess of expenditure over income referred to in subsection 4(1) thereof, in respect of those years during which managerial person was not an employee, director, shareholder of a company or its holding subsidiary। तो बोला प्रॉफिट हम लोग 198 के हिसाब से करेंगे, बट विदाउट डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर, मैंने कोई एक्सेस खर्च अगर कुछ किया होगा ओवर इनकम, रेफर टू इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, 4 सबसेक्शन 1 हम लोग अलग से अभी करेंगे, हम लोग वहाँ से छोड़ो। अब डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, ये कैलकुलेशन करने से पहले एक बार ये पढ़ लेते, सेक्शन 5 क्या बोल रहा है। रेम्युनरेशन पेबल टू अ मैनेजरियल पर्सन इन 2 कंपनीज। एक ऐसा तो हो सकता है ना, एक बंदा 2 कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, हो सकता है। तो वही बोला कि अ मैनेजरियल पर्सन शुड ड्रॉ remuneration from one या फिर both companies provided that the total remunerations drawn from the companies, मतलब जितना भी कंपनी का, does not exceed the higher maximum limit admissible from any one of the companies of which he is a managerial person। तो दैट इज जो मैक्सिमम, जहाँ तुम 10 का तुम हो, बट ठीक है, बट मैक्सिमम रेमुनेशन तुम्हारा कितना होना चाहिए, कोई भी एक कंपनी का बेसिस में जो हायर होता है उससे ज़्यादा तुम नहीं हो सकता। अगर हम दोनों कंपनी में हैं पर एक कंपनी के हिसाब से 1 करोड़ ही हो सकता है, तो 2 कंपनी का मिला के भी हम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर लेना है तो क्या करने पड़ेगा, सिंपली जनरल मीटिंग होगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, रेजोल्यूशन पास करें तभी हो सकता है, अदरवाइज नो, ठीक है। अब नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि सर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है। तो अगर ये समझ में आ गया तुमको प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल जो सम्स है देखो, 1 फिर 2 3, ये तीनों सम्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक कोई डाउट किसी को, आशीष, केशव, दीदी, कोई डाउट अभी तक? सब प्रैक्टिकली करेंगे तो और क्लियर होगा। हाँ, इसीलिए प्रैक्टिकली कराएंगे। तो अभी हम जस्ट अभी प्रोविजन समझा रहे, तो अभी ये करा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो सब अनक्लियर होने कुछ था ही नहीं। हम बेसिकली बताया कि केस्ट होता है, परसेंटेज बताया, इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होना वो बताया, इफेक्टिव कैप अगर लॉस हुआ
या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो मैक्सिमम रेमुनरेशन एक डायरेक्टर को कितना मिल सकता है वो बताया हम लोग। फिर यहाँ पे बताया तुम्हारा कहाँ गया ये कि दो कंपनी में भी तुम्हारा एक से ज़्यादा भी अगर होगा तो मैक्सिमम उतना ही तुमको मिले, उससे ज़्यादा नहीं। अब फोकस करना है आपको यहाँ पे कि सब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये हर कंपनी करता है, हर हेड ऑफिस में ये कैलकुलेशन करने पड़ता है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि द क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर द बाउंटीज एंड सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अथॉरिटी। मतलब क्या बताने वाला, क्रेडिट मतलब क्या, माइनस होगा। अगर तुमको कहीं से भी सब्सिडी वगैरह मिला होगा तो प्रॉफिट से हटा दो, माइनस करो, बिकॉज ये प्रॉफिट तुम्हारा अपना नहीं है, ये तुमको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला था, तो क्या करना है, हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट, इन मेकिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट द क्रेडिट शुड नॉट बी गिवन फॉर द फॉलोइंग सम्स। ये सब माइनस नहीं करना है। क्या, प्रॉफिट बाय वे ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी which are issued या फिर सोल्ड बाय द कंपनी। अब क्या हुआ, जब भी हम लोग शेयर्स या डिवेंचर बेचते हैं तो प्रीमियम में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है ना, सिक्योरिटीज में जाता है, उसको क्रेडिट नहीं, उस क्रेडिट देने का ज़रूरत नहीं है उसका। सेम हम लोग जब शेयर फॉरफीचर करते हैं तब भी मेरा प्रॉफिट होता है ना, जो अल्टीमेटली हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसको भी तुम्हारा क्रेडिट देने का ज़रूरत नहीं है। सेम प्रॉफिट ऑन कैपिटल नेचर, जैसे कोई भी कैपिटल एसेट वगैरह हम लोग बेचे तो प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट ऑफ अ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द अंडरटेकिंग या फिर कुछ भी, वो भी तुम्हारा क्रेडिट नहीं देना है, माइनस नहीं करना है। अगेन, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट ऑफ अ कैपिटल नेचर। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कहता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट तुमको समझ में आ रहा है, तो उसका प्रॉफिट भी नहीं आएगा अनलेस द बिजनेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट, मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस ही है उसी प्रॉपर्टी को खरीदने बेचना है तो उसको छोड़, तो अलग बात है, अदरवाइज तुम्हारा नहीं होगा माइनस। एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। अभी एग्जाम्पल के साथ कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू। एक एसेट का इसके बुक वैल्यू होता है, बैलेंस शीट में क्या होता है, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, बुक वैल्यू। सिमिलरली एक लाइबिलिटी भी तो एक बुक वैल्यू रहता है ना, बैलेंस शीट में जो भी रहता है, व्हाट इज दैट, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू। तो कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में जो तुम्हारा वैल्यू रहता है उसी को बोला कैरिंग अमाउंट। एसेट का क्या वैल्यू है तुम्हारा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी का क्या वैल्यू है बैलेंस शीट में, तो दैट एसेट दैट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन मेजरमेंट ऑफ द एसेट लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू, तो वो भी तुम्हारा क्रेडिट नहीं देना उसको। ठीक है, एक बार के लिए जस्ट रीड करो, अभी डायरेक्टली हम सम्स कराएंगे। सो इसमें क्रेडिट मिलेगा, इसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ये सब तुम्हारा द सम शुड बी डिडक्टेड, ये सब खर्चा तुम्हारा माइनस होगा। क्या, नॉर्मल जो खर्चा रहता है, डायरेक्टर का रेमुनरेशन माइनस होगा, बोनस, कमीशन पेड और पेबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनीज स्टाफ वगैरह माइनस होगा। एनी टैक्स बिग नेचर ऑफ दिस माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस होगा, मॉर्गेज वाला माइनस, ये इंटरेस्ट जितना एक्सपेंडिचर नॉर्मल मैक्सिमम तुम्हारा माइनस होगा। डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला माइनस होगा। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम व्हिच आर अराइजिंग इन कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट इन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शंस इन एनी ईयर, इसको फोकस करते हैं। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मतलब एक्सपेंडिचर अगर इनकम से ज़्यादा है तो क्या हुआ, लॉस की प्रॉफिट, लॉस which had arisen जो कि ना हुआ है इन कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट इन अकॉर्डिंग दिस सेक्शंस, इस सेक्शन के हिसाब से जब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने गए तब देखा कि मेरा इनकम से ज़्यादा मेरा एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, इन एनी ईयर विच बिगिनस, इन एनी ईयर में जो कि ना कब से हुआ था, विच बिगिनस
एट और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, मैंने कंपनीज एक्ट 2013 से पहले या फिर बाद में, दैट इज पहले या कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह हुआ होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं. इन सो फार एज सच एक्सेस हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट, अगर पीछे पहले अगर डिडक्शन नहीं किए हम बिकॉज उतना प्रॉफिट नहीं था तो अलग बात है, तो अभी हम डिडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अभी जब प्रैक्टिकली सम्स करेंगे हम और अच्छे समझा देंगे. ना फिर बोले एनी कंपेंसेशन पेमेंट किया, एनी डैमेजेस पेड किया तो भी माइनस होगा फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी सम इंश्योरेंस का कोई पेमेंट वगैरह, बैड डेट वगैरह. ठीक है, तो मैक्सिमम खर्चा तुम्हारा अलाउ है. नाउ इन मेकिंग द कंपटीशन एफोर्सेड द फॉलोइंग सम शुड नॉट बी डिडक्टेड, ये सब तुम्हारा माइनस नहीं होगा, ये खर्चा नहीं दिखाएंगे हम इसको. क्या? इनकम टैक्स तो माइनस नहीं करोगे. इनकम टैक्स, सुपर टैक्स पेबल बाय द कंपनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर टैक्स ऑन द कंपनी नॉट फॉलिंग अंडर क्लॉज DE4 वाला, ये DE4. नेक्स्ट, एनी कंपेंसेशन डैमेजेस पेमेंट मेड वॉलंटरली अगर तुम दिया होगा, ठीक है, तो नहीं आएगा. लॉस ऑफ अ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ दिस, देखो यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा था क्या, या प्रॉफिट माइनस करने नहीं दे रहा ना, तो लॉस कैसे दे सकता है, तो लॉस भी नहीं दे रहा तुम्हारा. एनी चेंजेस इन दी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, जो कि ना फेयर वैल्यू की वजह से, वो भी तुम्हारा माइनस करने नहीं दे रहा. यहाँ पे क्या, यहाँ पे लॉस हो रहा था, यहाँ भी लॉस हो रहा था, सेम चीज़ देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, कहाँ गया, ये प्रॉफिट हो रहा था, ये भी देखो प्रॉफिट हो रहा था ना इसका वजह से. ठीक है, अब डायरेक्ट हम सम्स में आए थे, एकदम सब समझ में आया. 3 सम्स करेंगे, एकदम क्लैरिटी हो जाएगा. देखो फर्स्ट, ये तुम्हारा बैलेंस शीट दिया हुआ एक कंपनी का, जो भी डेट है, डेट इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस. तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये तुम लोग CA फाउंडेशन में सब था, बताओ व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल. बोलो. सर मार्केट में पब्लिक को हम कितना शेयर्स दे सकते वेरी हैं, गुड, मतलब मैक्सिमम मेरा हम, कितना. मैक्सिमम अगर तुम्हारा प्राइवेट कंपनी है तो अब आपस में मेंबर के अंदर, या फिर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक में मैक्सिमम शेयर इशू करके कितना पैसा तुम ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज. कितना ऑथोराइज है तुम्हारा मेमोरेंडम में. ठीक है, अगर इसको लिमिट बढ़ाना है तो फिर ROC से परमिशन लेने पड़ता है. ठीक है, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल तुम इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते. अब बताओ क्या वेदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज योर लाइबिलिटी या समथिंग एल्स, पेड अप शेयर कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, व्हिच वन. पेड अप. ऑथोराइज तो ऑथोराइजेशन है, 20,000 में हो सकता है सर हम 10,000 इशू किए, तो जितना इशू किए उसमें से इतना पेड अप किया, वो उतने ना मेरा लाइबिलिटी है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट है, ये ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा तुम शेयर इशू नहीं कर सकते. 20,000 शेयर, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 20 लाख. सेम 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ये क्या फेस वैल्यू है, व्हाट इज दिस, दिस इज फेस वैल्यू. तो इससे ज़्यादा हम इशू नहीं करते. मैक्सिमम मेरा ऑथोराइज कैपिटल का लिमिट है 2,20,00,000, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते. बट देखो तुम्हारा क्वेश्चन में जो थोड़ी देर पहले तुम लोग समझा रहे थे, व्हाट इज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल. अब देखो तुम्हारा ऑथोराइज कितना किए थे हम, 20,000, बट तुम मार्केट में या फिर पब्लिक में इशू कितना की, 15,000. अब पब्लिक सब्सक्राइब भी कितना किया, सपोज 15,000 ही सब्सक्राइब किया, वो भी क्या फुल्ली पेड अप, मतलब अगर 100 रुपीज़ करके था तो सबको पेमेंट कर दिया, इसमें कोई अनपेड है क्या, कोई अनपेड नहीं है. तो 15,000 इंटू 100, इसको हम बोल सकते हैं ये पेड अप कैपिटल भी यही होगा, राइट. जो इशूड कैपिटल है वही सब्सक्राइब कैपिटल है, वही पेड अप कैपिटल है. इस क्वेश्चन यहाँ पे सेम है बिकॉज सेम था बोल के, जितना इशू किया उतना सब्सक्राइब किया, उतना पेड अप भी हुआ, फुल्ली पेड अप. तो ये 15 लाख ये तुम्हारा एक्चुअल में लाइबिलिटी है, ये एक्चुअल में तुम्हारा लाइबिलिटी है. बिकॉज तुमको पता है कंपनी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शेयर होल्डर अगर हमको देना है पर शेयर होल्डर को रिपे करना है तो मेरा लाइबिलिटी है ना. वाइंडिंग अप का टाइम में तो शेयर होल्डर को हमको वापस करना ही है, तो दिस मनी इज लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिमिट कितना था, 2 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल में. ओके, 2 लाख, बट हम कितना इशू किया मार्केट में, 1,20,000. तो दिस इज व्हाट इशूड कैपिटल. उसमें सब्सक्राइब भी कितना किया, 1,20,000 ही. ठीक है, ये सब्सक्राइब, बट उसमें से पेड अप कितना है. नाउ इफ आई आस्क यू, तो बताओ तो तुम्हारा कंपनी का
इशूड शेयर कैपिटल कितना है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, 1,20,000 इंटू 100। ओके सर, अब तुम बोलो, अब तुमसे पूछ, सब्सक्राइब कैपिटल कितना, सब्सक्राइब कितना किया ना, 1,00,000 कितना, दैट इज कितना शेयर सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब ये फुल है तो 1,20,000 इंटू 100। बस पेड अप कितना है, तो 1,20,000 इंटू 80, दैट इज 99,06,000। ये तुम्हारा है पेड अप कैपिटल, यही एक्चुअल में लाइबिलिटी होता है। करेक्ट। नाउ एक शेयर सस्पेंस अकाउंट लोग खोल के बैठा है 20 लाख का, ये तुम्हारे लिए अभी रिलेवेंट, बिकॉज ये मेरा सस्पेंस अकाउंट है, मतलब अभी तक हो सकता है शेयर्स तो मिल गया हमको बट अलॉटमेंट नहीं किए, जैसे कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर सस्पेंस अकाउंट खोल के बैठे हैं। ओके, नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में बोल रहा है कि सर कैपिटल रिजर्व है कितना, इतना का, उसमें से रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 1,50,000। तो बताओ इफेक्टिव कैपिटल जब कैलकुलेट करेंगे ये रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, ये सिक्योर्ड लोन आएगा, अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक डिपॉजिट है मोर देन 1 ईयर है तो आएगा, बट ये शॉर्ट टर्म है, ये नहीं आएगा तुम्हारा, ये भी शॉर्ट टर्म है, नहीं आएगा। अब इन्वेस्टमेंट किए हम, आएगा, यस माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट माइनस करने मतलब प्रॉफिट और लॉस डेबिट बैलेंस है तो ये भी माइनस होगा। बोला शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है जो हम बता रहे थे, कौन सा है, एप्लीकेशन मनी तुमको मिला है बट अभी तक हम उसका शेयर अलॉटमेंट नहीं किए, तो जब तक हम अलॉटमेंट नहीं करते तब तक हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो सस्पेंस अकाउंट में रखे, तो ये भी, Exclude करेंगे। तो ये भी क्या, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, हम काउंट ही नहीं करेंगे, ऐड ही नहीं करेंगे, खत्म। तो नाउ ये क्वेश्चन था तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन के ऊपर एज पर शेड्यूल 5। तो बताओ इफेक्टिव कैपिटल अगर बोल रहा है, दो इसका दो आंसर है, अगर तुम्हारा कंपनी नॉर्मल कंपनी है, अगर तुम्हारा कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी तो क्या होगा, तो अगर मेरा कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब मेरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्टिव, एक नॉर्मली हम एक्स्ट्रा पैसा दे इन्वेस्ट किए बट मेरा बिजनेस कुछ और है, इन दैट केस मेरा इफेक्टिव कैपिटल क्या होगा, सबसे पहले बताओ क्या आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी का भी आएगा, प्रेफरेंस का भी आएगा, कितना पेड अप शेयर कैपिटल, इसका 15 लाख था तो पूरा 15 लाख आएगा। ओके, तो यहाँ भी तो 15 लाख ही आएगा, इक्विटी कितना आएगा 96 लाख, यहाँ भी 96 लाख, यहाँ भी 96 लाख, ये कौन सा, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये कौन सा है, नॉन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या बताओ, जिसका काम ही है शेयर में इन्वेस्ट करना, उसी से फायदा वो प्रॉफिट गेन कर देता है। और कैपिटल रिजर्व क्या आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आना चाहिए, तो ठीक है दोनों में माइनस करके लिखा है। सिक्योरिटी स्ट्रीम आना चाहिए था, डिवेंचर आना चाहिए था, डिपॉजिट आना चाहिए था, तो ये सब आएगा क्या, ये नहीं आएगा, ट्रेड पेबल नहीं आएगा, राइट, ये तो आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा सर, ये तो आएगा ही नहीं, शेयर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा ना, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। तो इस तरह से करने से मेरा टोटल ये वाला पोर्शन मेरा आ गया। अब माइनस करना है क्या, इन्वेस्टमेंट एंड पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये खुद एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे तुम्हारा नोट में दिया था ना, कहाँ गया, देखो कहाँ गया, एफडी का ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही है शेयर खरीदना बेचना, तो वहां पे माइनस नहीं करना है। ओके, अंडरस्टैंड, यही डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम है। तो इस तरह से ए माइनस बी करेंगे तो मेरा आ जाएगा इफेक्टिव कैपिटल, करेक्ट। तो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। तो फिर से बताओ क्या क्या आना Yes, sir. चाहिए। तो बेसिकली वहाँ जो प्रोविजंस किए थे हम लोग उसी का बेस करके हम क्वेश्चन किए, तो तुम सिंपली यहाँ पे एग्जाम्पल रेफर कर लेना, एग्जाम्पल कितना है वो, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 4.23। तो जिस तरह से हम करें बुक में उसी तरह से करना 4.23। बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम लोग स्कैनर वगैरह से, सब हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी तुम्हारा क्या चीज करने के लिए बोला है, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम रेम्युनरेशंस दैट कैन बी पेड टू हिम। ठीक है, रेम्युनरेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया है, पहले वाला इफेक्टिव कैपिटल था, ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या दिया, उसके बाद वाला प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर दिया, ठीक है।
तो क्वेश्चन रीड करते क्या बोले, एक कंपनी है जो एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब इसका काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, नॉर्मल बिजनेस चलाते हैं। हैज़ बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, उसका लॉस चल रहा था। ओके, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर। क्या दिया है, इसका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 120 है। पेड अप मतलब अब तुमको समझ में आ गया होगा कितना है, जितना एक्चुअली में पेड किया हम, पैसा मिला। पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है। रिजर्व में से रेवोल्यूशन रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अगर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है तो इसको नहीं काउंट करना है, करेक्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा, ये भी जो है आएगा, बट एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड लॉस क्या आएगा, आएगा क्या होगा, प्लस ना माइनस, बोलो। रिटेन ऑफ हो रहा है, मतलब नॉट रिटर्न ऑफ का मतलब ही क्या है, not- मतलब लॉस अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, मतलब लॉस ही तो है, अल्टीमेटली माइनस है ना। प्रॉफिट होता तो ऐड करते, तो लॉस है तो माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो माइनस होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या होगा। 1 ईयर के बाद तो शॉर्ट टर्म हो गया डिपॉजिट वाला। कहाँ 1 ईयर के बाद शॉर्ट टर्म हो गया, आफ्टर 1 ईयर मतलब शॉर्ट टर्म होता है ना लॉन्ग टर्म होता है। सर शॉर्ट टर्म तो क्या होगा सर? यहाँ पे शॉर्ट टर्म कहाँ दिया है तुमको, कहाँ दिख रहा है शॉर्ट टर्म है, वेयर इट इज मेंशन। ये क्या है, डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, इज शॉर्ट टर्म, इज इट इज लॉन्ग टर्म, क्या है। जो भी चीज़ 1 साल बाद पेमेंट होता है क्या होता है, लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, बोलो। लॉन्ग टर्म है भाई, इतना तो समझ में आना चाहिए, तभी तो हम बता देंगे। आफ्टर 1 ईयर कोई भी चीज़, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही क्या था, करंट नॉन करंट। लॉन्ग टर्म क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, तो मोर देन आफ्टर 1 ईयर तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो मेरे लिए। अगर ये लेस देन 1 ईयर होता तो नहीं आता तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये आएगा, ऐड कर लेना, ये भी आएगा, ऐड कर लेना। यहाँ पे कितना ऐड करना है बोलो, तो 120, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना होगा 140, यहाँ पे क्या होगा 40, ये क्या होगा 40, ये क्या होगा 20, ये तो लेना ही नहीं है। उसके बाद ये माइनस करना है 20, माइनस करना 180, तो ऐड करने से तुम्हारा आ जाएगा इफेक्टिव कैपिटल, राइट। तो कितना आया होगा देखो करके 180 लाख आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 180 लाख आया। नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो नाउ नाउ अब ये तो समझ सब, इफेक्टिव कैपिटल तो हम कैलकुलेट कर लिए। कोई डाउट है यहाँ पे तिथि, नो ठीक। अब बोल रहा है कि कुमार लिमिटेड का पास ओनली 1 होल टाइम डायरेक्टर है। अगर 1 है तो बताओ मैक्सिमम रेमोशन कितना दे सकते हैं हम। 5 तो नॉर्मल है कि अरे 1 होल टाइम डायरेक्टर है, नॉर्मल डायरेक्टर नहीं, होल टाइम डायरेक्टर, तो कितना मैक्सिमम तो 5%। 5%। वही बोला, यू आर इक्वल टू कैलकुलेट द मैक्सिमम दैट कैन बी पेड विदाउट पेड टू हिम इफ नो रेजुलेशन इज पास्ड, तो नॉर्मल 5%। अगर लिमिट बढ़ाना है तो वो रेजुलेशन पास करने पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम कितना 180 लाख है, तो हम लोग लिमिट क्या था वो 5 करोड़ से कम, याद आ रहा है। तो 5 करोड़ से अगर कम होगा, ये तुम्हारा लॉस वाला कम, तुम जो 5% बोला वो कब एप्लीकेबल था, इनकेस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कंपनी में क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते, 5% वाला तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए ना इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट किया। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना मतलब लॉस वाला कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल का जो रेंज था क्या था, नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ तक, मैक्सिमम 60 लाख, वो लिमिट था ना वहाँ पे, कहाँ गया। ये था ना 100, एफडी कैपिटल नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ के अंदर है तो मैक्सिमम पर पर्सन को 60 लाख से ज़्यादा तुम नहीं दे सकते, ठीक है। सो मैक्सिमम लिमिट कितना है, 60 लाख है। तो यहाँ पे नोट में हम क्या दिया कि एफिट ये देने पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काटेगा। अगर एग्जाम में सॉल्व करने बोले, अगर तुम ये नोट नहीं दोगी तो मार्क्स काटेगा। बताने पर रिवैल्यूएशन रिजर्व एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द इफेक्टिव कैपिटल, ये नोट में बताने पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काट लेगा। जो चीज़ तुमको नहीं किया यहाँ पे, क्यों माइनस नहीं किया, क्यों काउंट नहीं किया, उसको बताने पड़ेगा यहाँ पे अलग से। दो चीज़ को देखो काउंट नहीं किया ना, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व, दूसरा तुम्हारा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, उसको बताना है अलग से। क्लियर यहाँ तक।
ये लॉस था बोलकर एफ कैपिटल के बेसिस में, अगर प्रॉफिट होता तो परसेंटेज वाले रहते, 5% ऑफ प्रॉफिट रहते। अब ये वाला क्वेश्चन आया थे 198 के हिसाब से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। सी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, रीड करो आशीष इसको। Mudra Ltd gives the following information for the year ended 31st March 40,65 रुपए सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट 2,73,925 से रेट नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 8,22,542। डायरेक्टर फीस है 1,34,780। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है आपका 31,240। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन है आपका। अरे अमाउंट इज नॉट रिलेवेंट। जब भी तुमको कोई क्वेश्चन पढ़ने बोले ना तो अमाउंट पे फोकस मत करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, आइटम पे फोकस करो। नेक्स्ट मैनेजरियल रिम्यूनरेशन दिया हुआ है सर। डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई पे दिया हुआ है। जो अभी प्रोविजन फॉर पीपीई टैक्सेस वेट, ये जो पीपीई दिखा रहा ना इस दैट मीन्स फिक्स एसेट पे। अभी क्या है ना, अभी नया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आया है, जो इंड AS 16 है, वहाँ पे फिक्स एसेट पहले हुआ करते AS 10 फिक्स्ड एसेट, अभी है AS 10 फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये फिक्स एसेट ही अल्टीमेटली। नेक्स्ट तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व है और ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब सर कुछ एडजस्टमेंट बोला है। डिप्रिसिएशन ऑन पीपी एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाज अमाउंट दे दिया गया है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कौन सा था? यहाँ पे नॉर्मल था, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ और है, अच्छा तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से लेने पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है तुमको, करना है तो बताओ, कैलकुलेट करना है तो बेसिकली फिर से अब तुम तरीके क्या, फिर से तुम क्या करो, प्रोविजंस को रीड करोगे। यहाँ पे आप आ जाओ इस प्रोविजंस पे, क्या क्या बोला था, कहाँ गिरे में, ये ना। सो बोला जब भी हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, इन मेकिंग द कंप्यूटेशन एफर्ट्स क्रेडिट शुड बी गिवन। इनकम में क्रेडिट होना मतलब तो इनकम बढ़ना ना। यस सर। तो यहाँ पे प्लस होगा ना, हम कॉस्ट के हिसाब से क्रेडिट मतलब माइनस के लिए प्लस होगा। क्रेडिट इनकम में तो बढ़ेगा ना, प्रॉफिट के साथ तो क्रेडिट, प्रॉफिट के साथ अगर क्रेडिट और किए तो क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इनकम बढ़ेगा ना कमेगा, बढ़ेगा ना। यहाँ पे क्रेडिट देने बोला है तो हम क्रेडिट मतलब यहाँ पे इनकम के साथ और ऐड होगा। तो अगर सब्सिडी वगैरह मिला तो तुम काउंट करो, तो यस काउंट करना है। अब यहाँ पे बोला था क्रेडिट शुड नॉट बी गिवन, इसको मत दो, मतलब यहाँ पे तुम डोंट, इसको लिख दो डोंट ऐड विथ प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्रेडिट नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे हम इनकम को नहीं बढ़ाएंगे। क्या चीज़ से? प्रीमियम जो मिला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या सब था ना, फिक्स्ड एसेट, फिर तुम्हारा क्या फेयर वैल्यू चेंजेस वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन पूरा रिवर्स हो गया सर। उल्टा हो गया एक्चुअली, हम क्रेडिट मतलब खर्चा का हिसाब से करते, उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं। तो क्रेडिट इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, क्रेडिट मतलब इनकम बढ़ना, तो वो था। और क्रेडिट नहीं देगा मतलब डोंट ऐड विथ द प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हारा खर्चा वाला था, यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा बोला, तो ये ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, इट्स ओके। यहाँ पे तो खर्चा माइनस होगा, ये सब खर्चा माइनस होगा, इट्स ओके। ठीक है, क्या क्या माइनस होगा, तुम्हारा डेप्रिसिएशन वाला जो होगा, यहाँ पे फोकस करो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वाला सेक्शन 123। ठीक है, इसमें फोकस करो। इनकम वाला तो समझ में आ गया। फिर से क्रेडिट ऐड होगा तुम्हारा, कौन सा वाला, जो सब्सिडी वगैरह मिलता है ऐड होगा। कौन सा क्रेडिट ऐड नहीं होगा, मतलब इनकम में ऐड नहीं होगा, बोला अगर एनी प्रीमियम ऑन शेयर्स, मतलब जब हम लोग शेयर इशू करते हैं जो प्रीमियम होता है, तो कभी क्या ये प्रीमियम को हम लोग PL अकाउंट में दिखाते भी है? नहीं ना, उसको क्या करते हैं, एज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग दिखाते कहाँ पे, रिजर्व सरप्लस में। तो प्रीमियम ऐड करने का ज़रूरत भी नहीं है, प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स भी ऐड नहीं होगा, राइट। एंट्री क्या होता है, जब भी हम कोई शेयर इशू करते हैं, प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है कहाँ चले जाता है, अल्टीमेटली रिजर्व सरप्लस में चले जाता है, तो आएगा भी नहीं। सिमिलरली जब भी कोई शेयर्स को प्रॉफिट करते हैं तो वहाँ जो प्रॉफिट होता है, एंट्री क्या होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का एंट्री क्या होता है। अगर हम एंट्री तुम बेसिकली इसका हम अकाउंट जनरल एंट्री करते हैं, नॉर्मल प्रीमियम का एंट्री क्या होता है, पैसा आया डायरेक्ट फाइनल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो करते हैं। तो ये तो डायरेक्टली रिजर्व सर्विस में चले जाता है, तो ये तो आना भी नहीं चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द कंपनी ऑफ द फॉरफीचर शेयर। शेयर फॉरफीचर हुआ, तो जब शेयर फॉरफीचर होता है तो क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है,
जो मेरा शेयर कैपिटल जो क्रेडिट करके रखे तो उसको डेबिट करने पड़ता है, तो शेयर कैपिटल करे कितना, डेबिट। ठीक है, तो सब मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो जितना तुमको पैसा मिला था वो पूरा तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा ना, कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा ना, अमाउंट जैसे पैसा मिला था हम फॉरवर्ड किया, पूरा मेरा फायदा आ गया, तो ये कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाएगा तुम्हारा, तो ये भी तुम्हारा इनकम में नहीं आना चाहिए, वही बोल रहा। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ अ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मतलब सपोज कोई कैपिटल गेन हुआ, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट तुम बेचा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, नॉट रेवेन्यू। ठीक है, तो ये भी तो तुम्हारा नहीं आना चाहिए। वही फिर यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो हम ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस नहीं आना चाहिए। फिर बोल रहा क्या, सपोज अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल्स क्या है ना, बहुत सारा एसेट एंड लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे अगर फेयर वैल्यू में रीवैल्यूएशन का वजह से कुछ गेन आया तो वो भी तुमको नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ये 5 पॉइंट, कोई डाउट, ये 5 पॉइंट पे नहीं लेना है, मतलब ऐड नहीं करना, इनकम में ऐड नहीं करना। ओके, तो सब खर्चा कौन कौन सा अलाउ करेगा, सब बोल रहा है, ऑल यूजुअल चार्जेस अलाउ और डायरेक्टर रेम्युनरेशन, बोनस, टोनस, एनी टैक्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज बीइंग इन द नेचर ऑफ अ टैक्स ऑन एक्सेस या abnormal profit, any tax on business profit imposed for special reasons or in special circumstances, या माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस होगा, मॉर्गेज माइनस होगा, अनसिक्योर्ड लोन माइनस होगा, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर वगैरह माइनस होगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन भी होगा भी, तो कंपनीज एक्ट वाला। फिर था एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम वाला जो केस था। लास्ट में कंपेंसेशन डैमेज कॉन्ट्रैक्ट वाला, इंश्योरेंस और कोई बैड डेट वगैरह हो तो माइनस होगा। बट माइनस कौन सा नहीं होगा, डोंट डिडक्ट एज एक्सपेंडिचर, माइनस कौन सा नहीं होगा, इनकम टैक्स। उसके बाद जो वहाँ पे जो गेन था, यहाँ पे लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस नहीं होगा। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चंस में। चलो क्रेडिट जो वर्ड बोला था, तो हम क्रेडिट मतलब कुछ और, क्रेडिट मतलब खर्चे को कम करने वाला, हम समझ गए। क्रेडिट मतलब इनकम का साइड बढ़ेगा ना वहाँ पे। ओके, सो देखो यहाँ पे तुम स्टार्ट कब कैसे करें, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, यस ये आएगा, सब्सिडीज भी तब आएगा, ऐड होगा, ये खर्चा माइनस होगा, यस, डायरेक्टर फीस माइनस होगा, यस, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन माइनस होगा, यस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन ये भी तो माइनस होगा, माइनस होगा बोला है ना यहाँ पे, नहीं ये अभी माइनस क्यों होगा यार, मैनेजरियल रेम्युनरेशन तो कैलकुलेट करना है, तो ये तो माइनस होगा नहीं, ये तो नहीं माइनस होना चाहिए। देखो यहाँ पे नहीं दिया होगा, कहीं दिया है, नहीं दिया ना, नो सर। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन तो यहाँ पे बता तो रहा है, बट मेरे ख्याल से डायरेक्टर रेम्युनरेशन तुम्हारा माइनस नहीं होना चाहिए, बिकॉज पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे तब ना कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे प्रॉफिट निकालने वक्त ही क्या माइनस कर दे रहा होगा, लेट्स मी चेक, माइनस कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, नहीं होना चाहिए, मैनेजर रेम्युनरेशन कर रहा है माइनस, नहीं होना चाहिए, सही है, माइनस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो यही, बिकॉज हमको तो यही तो निकालना है, इसीलिए तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, सेक्शन 198 में प्रॉफिट कितना होगा बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज ऑफ ये तो माइनस होगा ही नहीं ना। ठीक है, डायरेक्टर फीस वगैरह ओके, डायरेक्टर फीस वगैरह ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये भी माइनस नहीं होगा, ये एज पर कंपनीज एक्ट वाला माइनस होगा तुम्हारा। अब कोविड आपका प्रोविजंस है, ठीक है, प्रोविजंस वगैरह तुम्हारा माइनस नहीं होगा। जनरल रिजर्व में तुम ट्रांसफर किया वो भी, बिकॉज वो कैपिटल नेचर का हो जा रहा है ना, माइनस नहीं होगा, ये भी कैपिटल नेचर का माइनस नहीं होगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा अलाउ होगा, बस वही किया है। ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया, बोलता ना क्रेडिट मिलेगा इसको, तो ऐड किया यहाँ पे, वहाँ पे खर्चा में नॉर्मल खर्चा सब जो है, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, डायरेक्टर फीस वाला, तो वो डायरेक्टर फीस अलग होता है, डायरेक्टर का रेम्युनरेशन अलग होता है। डायरेक्टर फीस होता है तुम्हारा जो जितना बोर्ड मीटिंग होता है वो एज पर कंपनीज एक्ट डायरेक्टर लोग को पैसा देने पड़ता है, तो वहाँ वो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर दिस, तो ये रहा तुम्हारा फाइनली प्रॉफिट। तो कौन कौन से माइनस हम लोग किए, नहीं किए, बस मैनेजर रेम्युनरेशन माइनस नहीं किए, डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई माइनस नहीं किए, करेंगे बट एक्चुअल ये वाला एज पर कंपनीज एक्ट वाला, और कोई भी कैपिटल नेचर का प्रोविजंस वगैरह तो माइनस होगा ही नहीं। ठीक है, अब बाकी जो भी लिस्ट है, एग्जस्ट लिस्ट तुम्हारा यहाँ पे है, इसको एक दो बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर से एक्सपेंडिचर में ऑल
तो डायरेक्टर्स रेमुनरेशंस यहाँ पे बोला है तुम्हारा सम शुड बी डिडक्टेड नेमली डायरेक्टर्स रेमुनरेशंस। डायरेक्टर का ये कौन सा डायरेक्टर था? नॉर्मल डायरेक्टर था। और वो था मैनेजरियल रेमुनरेशंस। बोनस कमीशन माइनस होगा एबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी स्टाफ वगैरह, ठीक है। एनी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, डेप्रिसिएशन भी मिलेगा भी तो एज पर कंपनीज एक्ट वाला। कंपनसेशन डैमेज, इंश्योरेंस, डेट, कौन सा माइनस नहीं होगा? एनी इनकम टैक्स बोला था, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसलिए माइनस नहीं हो रहा। इनकम टैक्स पेबल नहीं माइनस होगा। कंपनसेशन अगर वॉलंटरी होगा तो माइनस नहीं होगा। कोई भी कैपिटल नेचर का लॉस वगैरह माइनस नहीं होगा, इसलिए इनकम टैक्स नहीं। एक तो कैपिटल नेचर का था इसलिए माइनस नहीं हुआ, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मैनेजरियल रेमुनेशन एज पर कंपनी सेट। कितना है? 11%। तो क्या इसी का 11%। 11%, 3,92,000। हम कितना दे रहे थे? 2,85,350, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग यहाँ पे डिविडेंड के बारे में करेंगे। यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट क्लास तुम लोगों का हो सकता है कल ही दे दें हम, ठीक है। तो कल इवनिंग में रख लेते हैं हम लोग। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास देकर टांगते हैं हम, मेरे पास टाइम है तो कल, क्योंकि फिर मार्च सर महीना। वहाँ टैक्स कंप्लीट हो ही जाएगा तो अकाउंट्स पे प्रेशर बढ़ा सकते हैं। क्या बोल रहे हो? तो टैक्स तो लगभग कंप्लीट ही है, मतलब नहीं रे भाई, टैक्स तो अभी कंप्लीट कहाँ हुआ? जस्ट 5 हेड्स अभी खत्म होगा, उसके बाद ही तो खेल शुरू होगा। छोटा छोटा चैप्टर्स है ना, टैक्स अभी टाइम लगेगा। मीनिंग ऑफ डिविडेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविडेंड, मतलब वैसे कल ही स्टार्ट डिविडेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। डिक्लेरेशन तो बेसिकली तुम्हारा इससे लॉ भी कवर हो, तुम लोग डिविडेंड चैप्टर है ना लॉ में, तो पढ़ लेना पहले, ओके। तो लॉ भी तुम्हारा साथ ही कवर हो जाएगा ये वाला डिविडेंड का। कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट है तुम्हारा बुक में तुम्हारा, इसके साथ साथ तुम अपना कंपनीज एक्ट जो लॉ है तुम लोगों का सिलेबस में, वो भी पढ़ लेना, तो देखना काफ़ी कवर हो जाएगा तुम लोग। नेक्स्ट क्लास में डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोरलेस 2 पार्ट जो था मेरा कराने का, मैनेजरियल डिविडेंड हो जाएगा। अब नॉर्मल जो सम्स होता है फाइनल अकाउंट्स का, वो सम्स पे हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे, देखो।